नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और कौन जीतने वाला है उपचुनाव, क्योंकि उपचुनाव की 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और जिन राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हैं वो राज्य भी काफी चौंकाने वाले यहाँ पर रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि काफी यहाँ पर जो है उपचुनाव को लेकर तैयारी है। और 6 राज्यों के लिए विधानसभा के उपचुनाव पर कौन कहां से जीत सकता है, कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और कहां किसको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव से पहले जो माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और महाराष्ट्र में जिस कार से यहाँ पर बड़ा बवाल देखने को मिला उसके बाद सरकार बदल चुकी है, तो ये 3 सीटें काफी महत्वपूर्ण। इसके अलावा बिहार की मोकामा गोपालगंज उपचुनाव है, हरियाणा में आदमपुर, महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट। इसके अगर बात की जाए तो यूपी की भी सीट एक महत्वपूर्ण है, गोला सीट, तेलंगाना और उड़ीसा की एक सीट पर उपचुनाव है। सभी सीटों के चुनावी आंकड़े आपको दिखाते हैं कहां किसका पलड़ा भारी है। 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी और 6 नवंबर को इन जो 7 सीटें हैं इनके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो उपचुनाव के लिए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। अंधेरी ईस्ट काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, क्योंकि काफी उथल पुथल देखने को मिला है। महाराष्ट्र में सरकारें बदल चुकी हैं और ऐसे में सरकार की जो कार्यशैली है या सरकार की जो यहाँ पर रणनीति है उसको लेकर जनता का मन इस वक्त महाराष्ट्र में क्या यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव गुट के साथ जाता है, शिंदे गुट के साथ जाता है, आखिर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर उद्धव गुट की तरफ से यहाँ पर ऋतुजा लटके को चुनावी मैदान में उतारा है, मसाल इनका चुनावी चिन्ह है। लेकिन बात की जाए तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है और हाल ही में जो बड़ी खबर निकल कर आई है कि नोटा पर यहां पर जो है वोट देने पर जोर किया जा रहा है। तो 3 यहां पर जो है कैंडिडेट है, जिनमें 2 यहां पर निर्दलीय जबकि 1 उद्धव गुट से है चुनावी मैदान में। तो महाराष्ट्र को लेकर बात की जाए कुछ पुराने रिकॉर्ड के भी आंकड़े आपको दिखाए तो शिवसेना का पलड़ा भारी रहा था 2019 विधानसभा चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी प्लस यहाँ पर शिवसेना का गठबंधन था। इसके अलग बात की जाए तो यहाँ पर 2014 के रिकॉर्ड में भी शिवसेना का यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है। रमेश लटके यहाँ पर चुनाव जीत गए थे, यहाँ पर 52,000 उनको वोट मिले। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2009 के आंकड़ों में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव गुट का जो है पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है और जो आंकड़ा निकल रहा है, जो परसेंटेज निकल रहा है, यहाँ पर बात की जाए तो उद्धव गुट के साथ यहाँ पर 60% यहाँ पर मत जा रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो ऋतुजा लटके यहाँ पर चुनाव जीत सकती हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर निर्दलीय तौर पर हैं, जबकि यहाँ पर ऋतुजा लटके जो हैं वो एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से नहीं उतारा, नहीं यहाँ पर उद्धव गुट का जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है। उपचुनाव के लिए बिहार की सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मोकामा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है। पहली बार 27 सालों के बाद अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है, लेकिन इस बार काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है। बिहार में जो है नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन है वो टूट चुका है, अब आरजेडी नीतीश प्लस गठबंधन है। और ऐसे में महागठबंधन से अगर बात की जाए तो नीलम देवी चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने 27 साल बाद अपना उम्मीदवार यहाँ पर सोनम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो भूमिहार हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में काफी कुछ हलचल देखने को मिली है और ये कहीं ना कहीं बिहार की स्थिति ये बयां करेगी कि बिहार की जनता इस वक्त किसके पाले में है और किस तरह से यहाँ पर वो रिएक्ट करती नजर आ रही है। देखिए अगर चुनावी आंकड़ों पर गौर किया जाए 2020 चुनाव में तो यहाँ पर जो है आरजेडी ने यहाँ पर बाजी मारी थी। आरजेडी से उम्मीदवार यहाँ पर अनंत यहाँ पर कुमार सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन जेडीयू दूसरे नंबर पर रही थी। अब आंकड़ा ये है कि जेडीयू प्लस आरजेडी दोनों ही एक हो चुके हैं और ऐसे में आरजेडी से ही नीलम देवी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बात की जाए कुछ और रिकॉर्ड आपको दिखाएं तो यहाँ पर 2015 चुनाव में भी यहाँ पर अनंत कुमार सिंह यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर जीते थे और अगर 2010 के रिकॉर्ड बताए तो यहाँ पर जेडीयू ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चुनावों के रिजल्ट में नहीं है, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। तो पलड़ा जो है वो यहाँ पर महागठबंधन का भारी नजर आ रहा है, यानी नीलम देवी यहाँ पर जो आरजेडी यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर एक बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। 40% मार्जिन उनको जा सकता है बीजेपी की तरफ से, जबकि 10% यहाँ पर जो है आरएलपी को भी जा सकता है। नहीं कहा जाए तो यहाँ पर जो मोकामा उपचुनाव की सीट है इस पर कहीं ना कहीं आरजेडी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रही है, आराम से जीत सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो बिहार की एक और सीट की अगर बात की जाए तो गोपालगंज पर भी उपचुनाव होने वाला है। तो यहाँ पर बात की जाए तो बीएसपी यहाँ पर टक्कर दे सकती है, क्योंकि बीजेपी बीएसपी कांग्रेस में ही आमने सामने की यहाँ पर टक्कर रही है
और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जिस कहा से यहाँ पर बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है, इंदिरा यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने यहाँ पर कुसुम देवी और आरजेडी से यहाँ पर मोहन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ के रिकॉर्ड की बात की जाए अगर गोपालगंज के लिए बिहार की सीट को, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आंकड़ा रहा है। बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी 2020 में, लेकिन अब माहौल बदल चुका है क्योंकि यहाँ पर नीतीश प्लस बीजेपी का गठबंधन था। अगर बात की जाए कुछ और रिकॉर्ड 2015 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी, यहाँ पर सुभाष सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुभाष सिंह यहाँ पर 2010 में भी जीत चुके हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 15 यहाँ पर बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। गोपालगंज असेंबली चुनाव को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आरजेडी यहाँ पर करीब 30 से 40% मार्जिन हो सकता है। बीएसपी बीजेपी यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हल्का सा 15 भारी नजर यहाँ पर बीजेपी आ सकती है गोपालगंज असेंबली चुनाव को लेकर। लेकिन जिस काल से नीतीश प्लस बीजेपी जो गठबंधन था वो टूट चुका है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी को मिल सकता है। लेकिन बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा, तो इससे कहीं ना कहीं जो है बिखराव देखने को मिलेगा और त्रिकोणीय मुकाबला गोपालगंज असेंबली पर हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर चुनावी गणित सामने आ रहा है। इसके बात की जाए तो हरियाणा के लिए भी उपचुनाव जो है वो आदमपुर सीट पर होने जा रहा है और आदमपुर सीट को लेकर जो यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई थी उन्होंने रिजाइन दे दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार थे तो कांग्रेस की सीट ये खाली है, लेकिन जो बड़े उम्मीदवार थे, बड़े कैंडिडेट थे, उनका रिजाइन हुआ है, इस कारण से ये सीट खाली हुई है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस जो यहाँ पर रिजाइन दिया है इसके बाद अब चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी भी है और कांग्रेस और यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर नहीं 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और यहाँ के रिकॉर्ड यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई के साथ जाते हैं जो कि रिजाइन दे चुके हैं कांग्रेस से। तो ऐसे में अब पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है उसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए अगर बात की जाए 2019 में भी यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, 63,000 वोट उनके पक्ष में गए, जबकि बीजेपी से यहाँ पर सोनाली को यहाँ पर करीब 34,000 ही वोट मिले। जबकि अगर बात की जाए 2014 में तो यहाँ पर भी जो है कुलदीप बिश्नोई को एक बड़ी जीत मिली थी, जबकि यहाँ पर अन्य की बात की जाए तो अन्य यहाँ पर काफी पीछे रहे थे निर्दलीय तौर पर। और 2014 और 2019 में कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर जीतते रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ का आंकड़ा जो है किसके पाले में जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार में है हरियाणा का, तो इसका फायदा भी मिलता है, कहीं कि सत्ता पक्ष को हमेशा इसका फायदा मिलता है उपचुनाव के लिए। तो यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर भव्या बिश्नोई जो है उम्मीदवार है, उनको 45% मार्जिन जा सकता है हार जीत को लेकर जो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को भी करीब 40% उम्मीदवार जीत सकते हैं। अन्य की बात की जाए तो 15% अन्य के पक्ष में भी जा सकता है, यानी बीजेपी कांग्रेस में बराबर की टक्कर यहाँ पर जो है उपचुनाव को लेकर हरियाणा में देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अगर बात की जाए तो उड़ीसा की सीट पर भी उपचुनाव है और यहाँ पर धर्मनगर की बात की जाए तो यहाँ का आंकड़ा भी काफी चौंका सकता है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी चुनावी मैदान में है, बीजेपी बीजेडी निर्दलीय और कांग्रेस यहाँ पर चुनावी मैदान में है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो उड़ीसा की सीट पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा है, जबकि बीजेडी को यहाँ पर जो है 75,000 वोट मिले। जबकि अगर बात की जाए 2014 में तो यहाँ पर बीजेडी ने जीत हासिल की थी और इसके अलावा 2009 में भी बीजेडी ने यहाँ पर बीजू जनता दल ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। तो इसकी अगर बात की जाए तो बीजेडी और यहाँ पर बीजेपी के बीच ही आमने सामने की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि माना यह जाता है कि सत्ता पक्ष को फायदा मिलता है उपचुनाव का। ऐसे में बीजू जनता दल की सरकार है यहाँ पर उड़ीसा में, तो बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है उपचुनाव को लेकर, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी खाली है, गोला विधानसभा उपचुनाव के लिए जो है आंकड़े जारी हुए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी बीजेपी में ही सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन जो गोला विधानसभा उपचुनाव है इसके जो आंकड़े रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। अरविंद गिरी एक बड़े नेता थे जिनके निधन के चलते ये सीट खाली हुई है और लगातार ये 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर गोला विधानसभा उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अमन गिरी यहाँ पर बीजेपी का करीब यहाँ पर 55% मार्जिन से जीत सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी करीब 40% मार्जिन उनको जा रहा नहीं। बीजेपी को उत्तर प्रदेश की गोला विधानसभा सीट आराम से जीत सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। इसके लिए बात की जाए तेलंगाना की सीट भी यहाँ पर मनुगुड़ा सीट को लेकर भी उपचुनाव है और यहाँ के आंकड़े क्या कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी टीआरएस और कांग्रेस के बीच ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन अनुमान जो लगाया जा रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, 2018 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है बात की जाए तो टीआरएस ने 18 में जीत हासिल की, 2014 में भी टीआरएस के पक्ष में ये सीट रही है और 2009 में यहाँ पर सीपीआई ने जीत हासिल की थी। जिस तरह से अगर बात की जाए तो उपचुनाव के लिए अगर बात की जाए
तो यहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं टीआरएस काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। 60% मार्जिन टीआरएस के पक्ष में जा सकता है। वर्तमान में टीआरएस सरकार में भी है तेलंगाना में, तो इसका फायदा सीधे तौर पर मिल रहा है टीआरएस को, यानी टीआरएस यहाँ पर आराम से उपचुनाव की सीट जीत सकती है। तो ऐसे की बात की जाए तो उपचुनाव के लिए 6 राज्यों की 7 विधानसभा उपचुनाव के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं, और ये कुछ आंकड़े पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से वो वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिली है उस हिसाब से जो अनुमान है उपचुनाव को लेकर वो आपको आंकड़े रखे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है अपनी राय रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 6 यहाँ पर नवंबर को यहाँ पर चुनावी रिजल्ट सामने आएंगे, तो किसका पलड़ा भारी होगा, कौन कहां से जीतेगा, इसके भी आंकड़े बहुत जल्द आपको देंगे। तो आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।